या फिर मैं कहूँ कि मुझको, चलो छोड़ो, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं करते हैं, मैं अभी और प्रैक्टिस सेट ऐड करूँगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, फंक्शंस, यहाँ से बेसिकली हमारा थोड़ा एडवांस पाइथन स्टार्ट है। सर एक चीज पूछ रही थी, ये प्रैक्टिस सेट एप्लीकेशन से कहाँ शो करेगा? मैंने ट्राई किया था, मिला नहीं, एक बार बता दो। ओके, और अभी तुमको यहीं पे नीचे ये सेक्शन में हटाऊंगा तुम्हारे लिए, अटेंडेंस की टीचर को ही लेनी चाहिए, मैं वो ऐड कर। यहाँ पे ऑप्शन है ना प्रैक्टिस टास्क का, ठीक है? जो हो गए उस पर डन कर दो। अगर समझ नहीं आ रहा है तो उनके आंसर्स भी हमने नीचे लिखे हुए, ठीक है। इस चीज़ पे हम थोड़ी देर में आएंगे, बट हाँ, तो यहाँ से मिल जाएगा। मुझको अब ये बताओ कि 1 से लेके 50 तक मेरे को गिनती प्रिंट करानी है, क्या करूँ? ग्रुप चला सकते हैं, है ना, तो कोई बेटर ऑप्शन है नहीं। सिंपली फॉर एक्स इन रेंज क्या लिखूँ, 1,50 प्रिंट एक्स। अजय ये कुछ नया है अपने लिए शायद, है ना, कल ही हाँ पढ़ा है सर। हमने एक्चुअली। ये समझ लो कि ये एक लिस्ट है 1 से लेके 50 तक। चलो कर लेते हैं, ठीक है, अभी बेटर है। तो बेसिकली वाइल लूप के जैसे ही फोर लूप है पाइथन में। यहाँ पे होता क्या है, ऑटोमेटिकली एक एक आइटम एक्स में आता रहता है, तो जब लूप पहली बार चलेगा एक्स के पास 1 आएगा, जब लूप दूसरी बार चलेगा एक्स के पास 2 आएगा, जब लूप तीसरी बार चलेगा एक्स के पास 3 आएगा, ठीक है। तो और हमने उसको प्रिंट किया है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक एक चीजें हमारी प्रिंट होती रहेगी, ठीक है। एक्स प्रिंट हो गया, तो एक से लेके जो भी मैंने बोला इसको, लेट से 12 तक, 1 से 12 तक गिनती प्रिंट हो गई, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ कि फिर से मेरे को 1 से 12 तक गिनती प्रिंट करानी है, क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, दोबारा मेरे को 1 से 12 तक गिनती प्रिंट करानी है। प्रिया अपन कल थे नहीं थे, राइट? कल वाली क्लास में जो नहीं थे उनको फोर लूप समझ नहीं आएगा भाई, दोबारा से यही चीज लिखनी पड़ेगी। चलो वाइल से कर लेते हैं, वाइल तो सबको पता है, काउंटर इक्वल्स टू 1, वाइल काउंटर लेस देन इक्वल्स टू 20, प्रिंट काउंटर। मोहन बताओ ये क्या करेगा, ये लूप क्या करेगा? से 20 तक गिनती प्रिंट कराएगा ना, करा है, ठीक है। अब मैंने बोला मेरे को यही गिनती दोबारा दोबारा मेरे को 1 से 20 तक गिनती प्रिंट करानी है, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, तो दोबारा सेम लिख दो सर, दूसरा लूप चला दो। तीसरी बार करनी है तो तीसरी बार चला दो, क्या दिक्कत है? यहाँ पे क्या पैटर्न हमको देखने को मिला कि भाई मेरे को 3 बार 1 से लेके 20 तक गिनती प्रिंट करानी थी, तो मैंने सेम कोड 3 बार लिखा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम अभी भी बढ़िया चलेगा। लेकिन यूजुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस कंसेप्ट को अलाउड नहीं करती। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलती है कि वी ट्राई टू फॉलो द ड्राई कंसेप्ट,
ड्राई कंसेप्ट मतलब डू नोट रिपीट। आप राइटिंग बढ़िया होती जा रही है। रिपीट योर सेल्फ। आज तक मेरी राइटिंग नहीं, ठीक है। ट्राई मतलब डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस कंसेप्ट को फॉलो करती है। वो बोलते हैं कि अगर तुमने एक बार कोड लिख दिया है तो जब तक ऐसी कोई मजबूरी ना आ जाए कि भाई मैं बिना इसके तो काम हो ही नहीं सकता, तब तक जो है हम बिल्कुल भी कोड को रिपीट नहीं करते। ठीक है, हमने यही कोड 3 बार लिखा क्योंकि मेरे को ये काम 3 बार करना था। लेकिन अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वही है जो बोलती है ये घटिया हरकत मत करो, एक ही कोड को कॉपी पेस्ट मत करो 40 बार अगर हमको लिखना है तो इसकी जगह पे एक फंक्शन बना लो छोटा सा। ठीक है, इसका फॉर सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे पास क्या आता है रियल लाइफ में अगर मैं बात करूँ तो ओके, या जुगाड़ है किसी के घर पे एक काम हमको जो बार बार करना पड़ता है और उसके लिए हम मान लो कोई जुगाड़ रखते हैं, हाँ ये चीज हो जाती है। चलो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक है। ये सबको विजुअल है स्क्रीन, यूट्यूब सब देखते हैं राइट। क्या कोई ऐसा फंक्शन है यूट्यूब के पास जो मेरे को ये वीडियो एक बार देखने के बाद मान लो दोबारा देखनी है, मेरे को हर बार दोबारा से प्ले ना करनी पड़े, या एक गाना हम बार बार सुनते हैं तो क्या मेरे पास कोई ऐसी फंक्शनैलिटी होती है कि मेरे को बार बार वापस से जाके प्ले ना करना पड़े वही गाना? रिपीट का ऑप्शन आता है सर रिपीट का में ऑप्शन नीचे। आता है राइट, यहाँ पे लूप का ऑप्शन है। अगर मैं लूप कर दूंगा तो जैसे ही ये वीडियो खत्म होगी तो उसके बाद ये फिर से चल जाए। तो अब रिपीट इज द नॉन टेक्निकल टर्म है ना, कि भाई हमने चीजें रिपीट की। तो टेक्निकल टर्म्स में इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम इन चीज को फंक्शंस बोलते हैं। एक तो ये कंसेप्ट हमारा फंक्शन हेल्प कराता है कि कोड रिपीट ना हो। दूसरी यहाँ पे फंक्शनैलिटी हमको फंक्शंस देते हैं कि हम एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। बेसिकली मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हम जिस चीज को बोलते हैं कि अब मान लो ये है फेसबुक, ठीक है। फेसबुक के पास कितनी सारी फंक्शनैलिटी है, लाइक करने का बटन है, कमेंट करने का बटन है, पोस्ट डालने का ऑप्शन है, वीडियो डालने का ऑप्शन है, और क्या ऑप्शन है यार, ग्रुप्स से चैटिंग करने का ऑप्शन, ठीक है। क्या लगता है फेसबुक ने ये सारा का सारा कोड क्या एक ही फाइल में लिख रखा है? एक ही फाइल के अंदर लाइक करने का कोड है, एक ही फाइल है, उसमें कमेंट का कोड है नीचे चल के, फिर थोड़ी सी नीचे चल के अपना पोस्ट का है, थोड़ी नीचे चल के वीडियो का कोड है, और थोड़ी सी नीचे चल के चैटिंग का जो है कोड है। ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा एक बड़े कोड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इस कंसेप्ट को हम बेसिकली मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, कि हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना लेते हैं और फिर सबको जोड़ देते हैं, ठीक है? जैसे किसी ने सैंडविच तो सबने ही खाई होगी, सैंडविच का एग्जांपल लेता हूँ मैं, रॉकेट का एग्जांपल लेने वाला था अभी। भाई उसमें ब्रेड कहीं से आता है, ठीक है। और अगर हम मान लो चीज़ वगैरह डाल रहे हैं तो चीज़ कहीं से आता है, उसमें टमाटर अलग डलता है, अनियंस अलग डलती है, ठीक है। और फिर भाई उसको हम किसी को किसी तरह से पसंद है तो डायरेक्टली ऐसे ही खा लेता है ना। किसी को फ्राइड, फ्राइड नहीं बोलेंगे भाई, सैंडविच फ्राइड नहीं होती, ग्रिल्ड होती है ना। मेरा वर्ड निकल जाता है दिमाग से, कोई ग्रिल कर लेता है उसको। तो अब सैंडविच बनाने की प्रोसेस के छोटे छोटे 3 टुकड़े हो गए। सबसे पहले ब्रेड, बटर जो भी है, फिर उसके अंदर डलने वाली टॉपिंग्स, और फिर ग्रिल या नॉन ग्रिल। तो यहाँ पे चीजें मॉड्यूलर हो गई। मॉड्यूलर होने के बेनिफिट आपको अच्छे से पता लग ही गए हैं कि जिसको बिना ग्रिल वाली खानी है वो बिना ग्रिल वाली खा सकता है,
जिसको टॉपिंग्स में से कुछ एक्स्ट्रा ऐड कराना है या निकलवाना है वो भी निकाल सकते। तो मॉड्यूलैरिटी के ये बेनिफिट होते हैं, ठीक है। वहीं पे हमने देखा होगा कि बने बनाए सैंडविचेस भी आते हैं, राइट, पन्नी के अंदर डायरेक्टली पैक आते हैं, हमको हमारे सामने नहीं बनाते जो लोग रेलवे स्टेशन वगैरह पे मिलते हैं। तो उसके अंदर क्या आप कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो, आप ना तो उसमें एक्स्ट्रा ऐड करा सकते हो ना उसमें से कुछ निकालना, तो खैर अपने हाथ में खोल के निकाल दिया। बट दैट इज ए नॉन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच। अभी तक मेरा बस ये समझाने का मतलब था कि आपको समझ में आ जाए कि जिस तरह से रियल लाइफ में भी चीज़ें टुकड़ों में बनाई जाती है, फिर उन सबको एक साथ असेंबल किया जाता है, चाहे वो छोटी सी सैंडविच हो या बड़े से बड़ा रॉकेट हो या बड़े से बड़ी गाड़ी हो। एक एक पार्ट अलग अलग जगह बनता है, फिर उनको असेंबल किया जाता है। इसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी एक साथ एक ही लाइन में सारा कोड कभी नहीं लिखा जाता। सबसे बढ़िया एग्जांपल है पाइथन के 50 टॉपिक है, मान लो मैंने सारे 50 टॉपिक की अलग अलग फाइल बना रखी है, अगर एक ही फाइल में सब कुछ लिख देता तो इमेजिन वो फाइल कितनी लंबी होती और उसको मॉडिफाई करना उतना ही डिफिकल्ट। तो यहीं पे हमारी थोड़ी एडवांस पाइथन चालू हो जाती है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, और हम ये अचीव करते हैं यूजिंग द फंक्शन। अब हल्की सी इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। एट इट्स कोर ए फंक्शन इज ए रीयूजेबल ब्लॉक। रीयूजेबल ब्लॉक यानी कि उसको बार बार यूज किया जा सकता है। दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, बेसिकली एक छोटा सा कोड ब्लॉक जो एक टास्क को करता हो और उसको बार बार हम यूज भी कर सकते हैं। हमारे केस में मान लो मेरे को 3 बार गिनती प्रिंट करानी थी 1 से लेके 20 तक, तो मेरे को 3 अलग अलग बार सेम कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ा। उस चीज में हम समझेंगे फंक्शन से वो चीज कैसे अचीव होगी। थिंक ऑफ इट एज ए स्मॉल सेल्फ कंटेन्ड मशीन। अभी ये थोड़ी ज़्यादा टेक्निकल लाइन हो गई, हम थोड़ा एक फंक्शन ट्राई कर लेंगे उसके बाद इस पर वापस आएंगे। फंक्शन कैसे काम करता है, हम इसको थोड़ा इनपुट देते हैं, ये अपना काम करता है। लो हमारा ये लाइन, ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या है फंक्शंस के, ऑर्गेनाइज रहती है पहली बात तो चीज़ें। अगर मेरा कोड अलग अलग फाइल में है, अब आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा सब चीज़ें ऑर्गेनाइज है कि ठीक है भाई, ठीक है थोड़ा सा यहाँ मैंने कचरा किया, बट हाँ इसके बाद से कि भाई इफ एल्स है, चौथे नंबर पे अपना मैच केस है, पांचवे पे वाइल लूप है, छठे पे फिर जंप स्टेटमेंट है, यहाँ पे स्ट्रिंग्स है। तो मॉड्यूलर होने से चीज़ें ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज हो जाती है। अब मेरे को लिस्ट पढ़नी है, मैं सीधा लिस्ट वाली फाइल खोल के पढ़ लूंगा, इट्स दैट सिंपल। रीयूजेबल अभी हम देखेंगे क्यों है। और नेक्स्ट है इजी टू रीड एंड डीबग। इजी टू रीड एंड डीबग यानी कि भाई कोड को पढ़ना इजी है क्योंकि टुकड़ों में कोड बटा हुआ है। अब फेसबुक का अगर हम एग्जांपल ले तो उस पूरी वेबसाइट का कोड कोई भी एक बंदा नहीं जानता, चाहे कोई 25 साल से फेसबुक में काम कर रहा है, पूरा का पूरा कोड उसको भी नहीं पता। क्योंकि काम कैसे होता है, अलग अलग मॉड्यूल बना दिए जाते हैं। ये लाइक का मॉड्यूल है, ये कमेंट का मॉड्यूल है, ये शेयर का मॉड्यूल है। एक पूरी टीम होती है जो सिर्फ लाइक फंक्शनैलिटी पे काम करती है, फिर एक दूसरी टीम होती है जो सिर्फ कमेंट फंक्शनैलिटी पे काम करती है, और एक तीसरी टीम होती है जो पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ शेयर शेयर वाली फंक्शनैलिटी पे काम करती है। तो पूरा कोड किसी एक बंदे को पता नहीं होता है, सबको अपना अपना छोटा छोटा कोड पता होता है, फिर एक बंदा होता है जो इन सबको इंटीग्रेट कर देता है। तो इजियर टू रीड यानी कि अब जो बंदा लाइक वाली फाइल पे काम कर रहा है उसको चप्पा चप्पा पता है कि इस कोड में कहाँ गलती हो सकती है, तो वो खटाक से तुरंत फिक्स कर देगा। अगर एक ही फाइल होगी 1 लाख लाइन की, पहले तो वो लाइन ढूंढेगा कि हाँ भाई लाइक वाला कोड कहाँ से चालू हो रहा है, और उसके लिए तुमको सिस्टम भी बड़ा चाहिए। मेरा लैपटॉप 1 लाख लाइन की फाइल को हैंडल नहीं कर सकता, वीएस कोड ओपन करते ही वीएस कोड की लग जाएगी, सारा प्रोसेसिंग खा जाएगा वो। वहीं पे 50 अलग अलग फाइल है, एक फाइल मैंने खोली है तो कम ही मेमोरी यूज होगी, भाई इस फाइल को खोलने में 400 लाइन ही लगी बस, यही मैं 1 लाख लाइन की एक फाइल खोलूँ तो लग जाएगी वीएस कोड। कुल मिला के चीजें छोटी टुकड़ों में और आसान कर देता है ये। फंक्शन दो तरह के होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं, प्रिंट फंक्शन है ना, इनपुट फंक्शन, इंट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन। कल हमने नए नए फंक्शन पढ़े, जिप, एनिमोरेट, और क्या था, रेंज फंक्शन, है ना। तो
ये वो फंक्शंस है जो पाइथन हमको खुद देती है, ठीक है। मोस्टली हर लैंग्वेज में इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। फिर आते हैं कस्टम फंक्शंस। ये वो फंक्शंस है जो हम खुद बनाएंगे अपने यूज केस के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। मैं बोलूं मेरे को ये लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका सम निकालना है, कैसे निकलेगा? सबसे पहले आप एक वेरिएबल लोगे, लेट्स से ऐड इक्वल्स टू 0। फिर पूरी की पूरी लिस्ट के ऊपर आप लूप चलाओगे। जिसको फॉर लूप नहीं पता, फॉर लूप क्या करता है, एक एक एलिमेंट उठाता है और एक्स में डाल देता है सीधा। ना प्लस प्लस की झंझट है, ना कुछ इंडेक्सिंग लगाना, दिमाग लगाना ही नहीं, सिंपल। तो अब एक्स के पास ऑटोमेटिकली एक एक एलिमेंट आता रहेगा और मैं उसको ऐड के अंदर ऐड करता रहूँ। तो सबसे पहले 1 आया तो ऐड के पास हो गया 1। फिर एक्स के पास 2 आया तो ऐड के पास हो गया 1+2। फिर एक्स के पास 3 आया तो ऐड के पास हो गया ये, इसका टोटल जो भी आउटपुट है। फिर एक्स के पास 4 आया, वो भी ऐड के अंदर ऐड हो गया। जब फॉर लूप खत्म होगा, हमारे पास सारे के सारे लिस्ट का सम होगा ऐड नाम के वेरिएबल में, जिसको मैं प्रिंट करा सकता। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये प्रोग्राम हमने बहुत बार किया है ना। आउटपुट देखेंगे तो भी 407। मगर फेसबुक फेसबुक कहां से आ गया, पाइथन ने ऑलरेडी इस चीज के लिए एक फंक्शन हमको बना के दे रखा है। फंक्शन का नाम है सम। फंक्शन का नाम क्या है? सम फंक्शन। सो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं अभी, है ना सर? हम तो फंक्शंस की बात कर रहे थे, कस्टम फंक्शंस की। ये तो फिर से हम बने बनाए फंक्शन पढ़ने लग गए। बेसिकली पाइथन के कुछ छोटे छोटे फंक्शंस है जो हमारे कल नहीं हुए थे, बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, है ना। आज हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं पहले। जैसे कि सम नाम का एक फंक्शन है। इसको तुम कितनी बड़ी लिस्ट दे दो, एक लिस्ट दे दो जिसके अंदर भले ही 1 लाख डेटा हो, ये उस सबका सम निकाल के दे देगा। मेरी लिस्ट है, मैंने सम को पास कर दी ए को, मेरे को क्या मिल गया? पूरी लिस्ट का सम मिल गया। और दोनों आउटपुट सेम है, हमारा कस्टम प्रोग्राम का भी और सम फंक्शन का। याद रखने वाली चीज नहीं है, सम फंक्शन है, सम निकाल के देता है। इसी तरह से एक फंक्शन है मिन नाम का, जो क्या करता है, पूरी लिस्ट में जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको निकाल के देता है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे? हमारी लिस्ट में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सर 1। 1 का -78 नहीं नहीं हमारे सॉरी, पास। -78 सॉरी। तो -78 आ जाएगा। प्रियंका, हमने क्या किया है, सिर्फ सम फंक्शन पढ़ा है जो क्या करता है, पूरी लिस्ट का सम निकाल के देता है। मिन फंक्शन पढ़ा है जो पूरी लिस्ट में से सबसे छोटी वैल्यू निकाल के देता है। और इसी तरह से एक फंक्शन होता है मैक्स नाम का, जो पूरी लिस्ट में से सबसे बड़ी वैल्यू निकाल के देता है। तो अगर मैंने मैक्स को ए लिस्ट दे दी तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारे पास? 324। 324। तो हमको सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाए। सर आपने फंक्शन कहीं और लिख रखा है क्या? नहीं नहीं, कहीं नहीं लिख रखा, बने बनाए फंक्शन है पाइथन के पास, इनबिल्ट है। अच्छा इनबिल्ट है क्या ये सारे? हाँ, ये तीनों फंक्शन इनबिल्ट है, सम, मिनिमम, मैक्सिमम। और ये जो है जिप, ये हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। ओके। एक और चीज हमने प्रियंका जो कवर की थ्योरेटिकल में, कि फंक्शंस एक कंसेप्ट होता है टू अचीव द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, जिससे हम कोड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। इसका हमने एक एग्जांपल भी छोटा सा किया, कि मैंने बोला 1 से लेके 20 तक गिनती प्रिंट करानी है। तो ये अपन को तो समझ में आ ही जाएगा, है ना, क्योंकि रेंज आपको आता है, प्रिंट एक्स। ठीक है, ये 1 से 20 तक गिनती प्रिंट करके दे देगा मेरे को यही काम 3 बार करना है, तो मेरे को ये लूप 3 बार चलाना पड़ेगा। क्लियर इतना? 3 बार 1 से 20 तक गिनती आ जाएगी। इस चीज को इस चीज में दिक्कत क्या है, हमको कोड रिपीट करना पड़ रहा है, जिसको अवॉइड करने के लिए हम फंक्शंस पढ़ते हैं, कि हम कोड रिपीट नहीं करेंगे अब से। So every function in Python has two main part, ठीक है।
हम यहाँ भी फंक्शन यूज किया, हमने मैक्स फंक्शन यूज किया। मैक्स फंक्शन ने क्या किया सर, इसमें से सबसे बड़ा डेटा निकाल के दे दिया। लेकिन एक पैटर्न हमने सारे फंक्शंस में फॉलो किया कि एक फंक्शन को यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं, फिर उसको हम कोई वैल्यू देते हैं और वो हमको कुछ आउटपुट देते। फंक्शन का यही काम है। ये है एक फंक्शन, ये सबसे पहले तो कुछ इनपुट लेता है मेरे से। जैसे मेन फंक्शन ने एक इटरेटर ले लिया, हमने पूरी लिस्ट दे दी और आउटपुट में क्या मिला हमको, एक सबसे छोटी वैल्यू निकाल के दी। तो एक फंक्शन के देखने में यही तीन काम है कि फंक्शन का नाम लो, उसको डेटा पास करो और उससे डेटा ले लो। ये तो हो गया फंक्शन यूज केस के हिसाब से। अब कस्टम फंक्शन की अगर हम बात करें तो सर मेरे को खुद के फंक्शन लिखने हैं अब, तो उस चीज के लिए मैं क्या करूं, यही मेन कंसेप्ट है हमारा आज की क्लास का। तो खुद का फंक्शन अगर मैं बनाना चाह रहा हूं तो मुझको दो चीजों पे ध्यान देना है। पहला है फंक्शन की डेफिनेशन, जिसको अगेन तीन टुकड़ों में बांटा गया है। और जो दूसरा पार्ट है वो होता है फंक्शन की कॉलिंग, कि भाई फंक्शन को कॉल कैसे किया जाएगा। ऑब्वियसली नाम लेके कॉल किया जाएगा, मेरे को पता है सब, तो इस पार्ट को हम स्किप कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन जो पार्ट बचता है फंक्शन की डेफिनेशन। सर मेरे को खुद का फंक्शन बनाना है तो कैसे बनेगा, क्या उसका नाम होगा, कैसे मैं बताऊंगा कि ये एक आर्ग्यूमेंट लेगा या दो आर्ग्यूमेंट लेगा, और ये सर डेफ फंक्शन, का यूज करके। हाँ, और ये फंक्शन वापिस क्या भेजेगा ये भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। मेरा फंक्शन मैं बना रहा हूं तो मेरे को ही बताना पड़ेगा ये वापिस क्या भेजेगा। तो ये मेन तीन पार्ट होते हैं जो डेफिनेशन के अंदर हमारी हेल्प करते हैं। इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले खुद का फंक्शन मैं बनाऊंगा कैसे, भाई जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं इसी तरह से पाइथन में हम फंक्शंस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट फंक्शन बनाने के लिए हमको यूज करना पड़ता है डेफ कीवर्ड। डेफ मतलब बहरा नहीं है, ठीक है। डेफ मतलब होता है डिफाइन। आह क्या रह गया। सबसे पहले हम लिखेंगे डेफ कीवर्ड, ताकि पाइथन के इंटरप्रेटर को पता तो लगे कि भाई मैं अपना फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, मैं हो गया हूँ इतना बड़ा कि मैं अपना फंक्शन बना सकता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे हमको बतानी पड़ती है फॉलोड बाय दी फंक्शन नेम, यानी कि सबसे पहले मैं लिखूंगा डेफ, उसके बाद मैं अपने फंक्शन का अपनी मर्जी से नाम दूंगा, क्योंकि मैं बना रहा हूँ फंक्शन तो जो मैं नाम देना चाहूंगा वही नाम होगा मेरे फंक्शन का। ऐसे मैंने लिख दिया प्रिंट काउंटिंग, कुछ भी लिख सकता हूँ, मेरा फंक्शन है। और फिर हमको लगानी पड़ेगी ब्रैकेट। इतना पार्ट लिखते ही मैंने पहला पार्ट अचीव कर लिया, विच इज डिफाइनिंग, डिफाइनिंग दी फंक्शन। डी ई है ना, हाँ, आई एन आई। फंक्शन की डेफिनेशन हमने बता दी कि भाई फंक्शन है, ये बता दिया डेफ से, और इसका नाम क्या होगा ये भी बता दिया। डेफिनेशन डन। लास्ट में हमको लगाना पड़ता है ये कोलन, क्योंकि भाई हमको बताना पड़ता है पाइथन को कि बस भाई इतना ही है डेफिनेशन में, ठीक है। फिर जैसे इफ एल्स में हम इंडेंटेशन करके लिखते हैं, भाई इफ एल्स में हम अपना इंडेंटेशन लिखते हैं कि ये लाइनें इफ के अंदर है बताने के लिए, वरना पाइथन को समझेगा कैसे कि ये लाइन इफ के अंदर की है ना। जैसे लूप के अंदर हम करते हैं, दो लाइन छोड़ के, दो स्पेस छोड़ के लिखते हैं ताकि पाइथन को समझ में आए कि ये लाइनें लूप के अंदर है। बेसिकली इफ एल्स फंक्शंस, सॉरी इफ एल्स लूप और मैच केस में जैसे खुद का इंडेंटेशन होता है, इसी तरह से फंक्शन का भी खुद का इंडेंटेशन होता है, ताकि पाइथन को समझ में आए कि ये जो चार लाइनें लिखी गई है ये इस फंक्शन की है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ से आइडिया हमने लिया। फंक्शन का पहला पार्ट क्लियर, फंक्शन की डेफिनेशन कि सबसे पहले मैं लिखूंगा डेफ, फिर अपने फंक्शन का नाम बताऊंगा, फिर ब्रैकेट लगाऊंगा और फिर लगाऊंगा कोलन। दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। फिर द कोड इनसाइड द फंक्शन मस्ट बी इंडेंटेड। इंडेंटेड मतलब बेसिकली मैं फंक्शन के अंदर कितनी लाइनें लिखी जाएगी वो हम स्पेस करके बताते हैं, इंडेंट लगा के हम बताते हैं, ताकि पाइथन को समझ में आए
कि हाँ भाई ये लाइन फंक्शन के अंदर की है और ये लाइन फंक्शन के बाहर की। तो जो मेरा फंक्शन काम करेगा, जैसे ये फंक्शन लाइन प्रिंट कराता है हेलो फ्रॉम इनसाइड द फंक्शन, इस चीज को हम बोलते हैं फंक्शन की बॉडी, या फंक्शन करेगा क्या, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द फंक्शन। और जो लास्ट तीसरा पार्ट बचता है एक फंक्शन का, वो होता है फंक्शन की कॉलिंग। अब एक बात बताओ, मेरे को अजय को बुलाना, मैं कैसे बुलाता हूँ, अजय इधर सुनो, या अजय इसका आंसर दो, है ना, या मोहन को बोलना होता है, बोलता हूँ मोहन इसका आंसर बताओ, है ना। तो प्रियंका लेट ज्वाइन हुई तो मैंने बोला प्रियंका हमने अभी तक ये पढ़ा है, सबका नाम लेके बुलाता हूँ। इसी तरह से जो पाइथन है वो उसमें भी हमको, अच्छा पहली चीज, जब तक मैं आपको बुलाऊंगा ही नहीं तो इसको अलग ही रखते हैं रियल लाइफ। बेसिकली जब तक किसी फंक्शन को बुलाया नहीं जाता वो फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होता है पाइथन। अगर एक फंक्शन बना दिया मैंने, फंक्शन नेम, और मैंने इस फंक्शन को यूज नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली यूज नहीं होता। भाई प्रिंट फंक्शन हम यूज करते हैं, राइट, PRINT। जब मैं इस फंक्शन को बुलाता हूँ, टाइप करता हूँ इसका नाम कि प्रिंट दिस, तभी तो प्रिंट फंक्शन काम करता है। ऐसे थोड़ी है कि मैंने प्रोग्राम चला दिया अपने आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता है, पहले फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। अब फंक्शन का जब मैं प्रिंट फंक्शन यूज करता हूँ इसका मतलब ये है कि मैं प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ कि भैया आ जाओ और ये लाइन प्रिंट करा जाओ, ठीक है। इस पार्ट को हम बोलते हैं फंक्शन की कॉलिंग, फंक्शन को बुलाया जाता है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल हमारे पास है, ठीक है। इस कोड में मैंने क्या किया, डेफ लिख दिया। अब जब ये कोड कंपाइल होगा, ट्रांसलेट होगा, तो पाइथन बोलेगा सर ऐसी बात है 36 लाइन तो कमेंट है, छोड़ो सबको। पाइथन कंप्यूटर इग्नोर मार देगा 36 लाइन को। अब जैसे ही कंप्यूटर ने 37 वाली लाइन पढ़ी, उसने पढ़ा यहाँ पे तो डेफ लिख रहा है कुछ, तो भाई पाइथन तू किसी डेफ को जानता है। पाइथन ने बोला हाँ भाई ये भाई साहब इतना सीख चुके हैं कि अब ये खुद का फंक्शन बना रहे हैं। कंप्यूटर बोलेगा बनाने दे भाई। तो पाइथन बोलेगा ठीक है बताओ क्या नाम रखूँ इसके फंक्शन का। भाई इन्होंने नाम रख दिया फंक्शन अंडरस्कोर नेम, ठीक है। पाइथन अपने अंदर नया फंक्शन बना देता है अंडरस्कोर नेम। फंक्शन बन गया साहब। फंक्शन करता क्या है, ने अगली लाइन देखा इंडेंटेशन है कि नहीं है, भाई इंडेंटेशन बराबर से है, तो ठीक है बताओ क्या करता है फंक्शन, ये लाइन प्रिंट करा देता है हेलो फ्रॉम इनसाइड दी फंक्शन। ठीक है भाई, मेरे को क्या दिक्कत है, मैं भी प्रिंट करा दूंगा हेलो फ्रॉम इनसाइड दी। ये मेरा आलस बने कि मैं पूरा नहीं लिखा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर कंप्यूटर ने अगली लाइन बोला, भाई अगली लाइन तो खाली है। फिर कंप्यूटर ने अगली लाइन बोला कि ठीक है यहाँ पे इंडेंटेशन खत्म हो गया फंक्शन का, क्योंकि भाई लाइन स्टार्टिंग से चालू हो गई। अब इस चीज को पाइथन जो है स्टोर कर लेगी कि ठीक है भाई एक नया फंक्शन बन चुका है फंक्शन अंडरस्कोर नेम नाम से। अब जब तक इस फंक्शन को कोई कॉल नहीं करता तब तक ये फंक्शन चलेगा नहीं, कि हर एक फंक्शन का यही है, जब तक मैं प्रिंट फंक्शन को बुलाता नहीं हूँ यूज नहीं करता तब तक वो फंक्शन चलता नहीं है। अब अगली लाइन कमेंट है, नीचे का सब कुछ कमेंट है, तो कंप्यूटर ने बोला ठीक है भाई सब कुछ कमेंट है। पाइथन ने बोला ठीक है कमेंट है तो जाने दो हमको क्या, और हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। ठीक है, हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है, कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। तो इस प्रोग्राम में हुआ क्या, जब ये प्रोग्राम चला तो एक नया फंक्शन बना फंक्शन अंडरस्कोर नेम, और क्योंकि हमने इस फंक्शन को यूज ही नहीं किया, कॉल ही नहीं किया, तो कोई भी कुछ डेटा आउटपुट आया नहीं। अब सिर्फ फंक्शन बना और प्रोग्राम खत्म होते ही फंक्शन खत्म हो गया। तो ये थी फंक्शन की डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन पार्ट, दिस इज द बॉडी पार्ट। अब देखते हैं फंक्शन को कॉल करना। भाई जैसे हम प्रिंट फंक्शन को कॉल करते हैं
तभी प्रिंट फंक्शन कॉल होता है। तो क्या अब मेरे को अपना फंक्शन कॉल करना है तो मुझको उसका भी नाम लिखना पड़ेगा। यस, अगर मैं फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ तो मैं उसका नाम लिखूंगा। मैंने लिखा फंक्शन अंडरस्कोर नेम। अब फंक्शन को कॉल करते टाइम भी ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि प्रिंट को भी हम ब्रैकेट लगाते हैं, या किसी भी और फंक्शन को हमने आज तक जितने भी फंक्शन यूज किए हैं सब में ब्रैकेट लगाए ही लगाए। जैसे मैंने लिख दिया फंक्शन नेम, अब मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। अब यहाँ तक पाइथन सेम चलेगा, एक फंक्शन बना दिया। अब जो है कंप्यूटर लाइन नंबर 41 पे आके पाइथन को बोलेगा भाई इसने तो एक फंक्शन कॉल किया है। तो पाइथन बोलता है कौन सा फंक्शन कॉल किया बताना। उसने बोला फंक्शन अंडरस्कोर नेम। अब पाइथन ढूंढता है क्या पाइथन किसी फंक्शन नेम नाम के फंक्शन को जानता है। उसने अपने सारे इनबिल्ट फंक्शन ढूंढ मारे, इंट फ्लोट, नहीं भाई ये तो किसी से मैच नहीं हो रहा। फिर वो ढूंढने आया, अच्छा इसने खुद का एक फंक्शन बनाया था, याद है मेरे को, पाइथन भूलता नहीं है ना। तो उसने देखा हाँ भाई फंक्शन का नाम मैच हो गया। अब जैसे ही फंक्शन का नाम मैच होता है तो इसके अंदर लिखा हुआ पार्ट जो है पाइथन एग्जीक्यूट करने लग जाता है। अगर मैंने इस फंक्शन के अंदर चलो अभी के लिए इतना ट्राई कर लिया। जैसे ही मैंने अब प्रोग्राम रन किया तो हेलो फ्रॉम इनसाइड द फंक्शन कॉल हुआ, क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, अब एक और छोटा सा फंक्शन मैं बनाता हूँ। फंक्शन बनाते कैसे है, डेफ लिखते हैं, उसके बाद अपना नाम बताते हैं। क्या लिखूँ फंक्शन का नाम, माई माई फंक लिख दिया मान लो मैंने, है ना। ब्रैकेट लगाई, कोलन लगाया। अब यहाँ पे जितनी भी लाइनें लिखूंगा वो सारी फंक्शन की होगी। तो यहाँ मैंने कर दिया आई एम लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5। ठीक है, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर दूं, इस फाइल को रन कर दूं, तो क्या टर्मिनल पे कोई आउटपुट आएगा। ऑफर आएगा ना? क्या आएगा? नहीं 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 सर, आपने कॉल ही नहीं करा इसमें। हाँ, क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया तो फंक्शन बनेगा और खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन अब मैं अगर इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा तो अभी क्या होगा, यहाँ तक कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ फंक्शन बनेगा, मेमोरी के अंदर रैम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने फंक्शन कॉल किया अब पाइथन ढूंढेगा इसने फंक्शन कहाँ बनाया था भाई, यहाँ बनाया था। तो इस फंक्शन के अंदर जितनी भी लाइनें हैं अब वो इन लाइंस को रन करना चालू करेगा। तो अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो लाइन 1 कॉल होगी, फिर लाइन 2 प्रिंट होगी, फिर लाइन 3 प्रिंट होगी, फिर लाइन 4 प्रिंट होगी, फिर लाइन 5 प्रिंट होगी। उसके बाद फंक्शन की लाइनें खत्म हो जाती है भाई, भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये होता है पाइथन में फंक्शन। पहला डेफिनेशन, दूसरा उसकी बॉडी, और तीसरा होता है कॉलिंग। बेसिक फंक्शंस को समझने में कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चंस। अगर डबल फंक्शन नाम हो सेम तब क्या होगा, गुड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया ए, फिर मैंने दोबारा एक वेरिएबल बना दिया ए। अगर यहाँ मैं प्रिंट कराता हूँ ए को तो क्या प्रिंट होगा, विपिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चल क्लियर है। तो सेम केस होता है अगर मैंने एक फंक्शन बनाया माई फंक नाम का और इसके नीचे सेम नाम से दूसरा फंक्शन बना देता हूँ, प्रिंट आई एम लाइन 1 ओ सेकंड फंक। अब मैंने इसको कॉल किया तो सबसे पहले जब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो पाइथन क्या कर लेगा, मेमोरी में स्टोर कर लेगा, हाँ भाई एक फंक्शन बन गया माई फंक नाम। फिर जब पाइथन आगे बढ़ेगा फिर से देखेगा भाई फिर से तो दूसरा फंक्शन डिफाइन कर रहा है, तो चाहे 50 फंक्शन बनाए मेरे को क्या दिक्कत है। फिर उसने बोला भाई इसका तो नाम सेम कर दिया इसने। अब पाइथन क्या करती है, पुराने वाले फंक्शन का कोड हटा देती है और नए वाले फंक्शन का कोड रख लेती है। तो अगर इस लाइन के बाद 49 के बाद में
कोई भी माई फंक को कॉल करेगा तो वो कौन सा कोड दिखाएगी, ये वाला भी, क्योंकि पुराना कोड उसने हटा के नया कोड रख दिया। अगर एग्जीक्यूट किया तो सेकेंड वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, सेम कंसेप्ट, पाइथन हमेशा यही करता है, पुराने वाले को हटा के नए वाले को रख देता है। सर ये अगर जावास्क्रिप्ट या कोई दूसरी लैंग्वेज में होता तो वहाँ तो एरर देता ना। हाँ, काफ़ी लैंग्वेजेस में एरर देता है, सी हुआ, जावा हुआ, वहाँ तो सीधा एरर आता है, एक बार तुम फंक्शन बना चुके हो, दूसरा नहीं बना सकते। बेसिकली पाइथन में ना फंक्शन भी ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। जब हम क्लासेस पढ़ेंगे ना तो ये टॉपिक ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि पाइथन में ऐसा बिहेवियर क्यों है। बाकी लैंग्वेजेस फंक्शन को एज ए सेपरेट एंटिटी ट्रीट करते हैं, लेकिन पाइथन फंक्शन को एज ए वेरिएबल ही रखता है। पाइथन के लिए ये, अब ये दिखने में फंक्शन लग रहा है, लेकिन पाइथन इसको समझता है ये एक वेरिएबल है, ये इसकी वैल्यू है। अगर दूसरा वेरिएबल बनाओगे बस वो वैल्यू बदल देता है। अब बताओ क्या प्रिंट होगा। सर दोनों ही चलेंगे, पहले ऊपर वाला फिर नीचे। ये दोनों कॉल करो। ठीक है, अब जो मेरा मेन, हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पढ़ा था, मेरे को एक लूप चलाना था 1 से लेके 20 तक ना। अब बेनिफिट वाली बात क्या है पता है, प्रिंट फंक्शन को मैं कितनी भी बार कॉल कर सकता हूँ। मैंने एक बार कॉल किया, दूसरी बार कॉल किया, तीसरी बार कॉल किया, चौथी बार कॉल किया, पांचवी बार। एक फंक्शन डिफाइन एक बार होता है, लेकिन उसको यूज में कितनी भी बार कर सकता हूँ। तो जो थ्योरी में हमने पढ़ा था रीयूजेबल होता है, इसका मतलब अभी क्लियर। जैसे प्रिंट फंक्शन अगेन मैं 10 बार यूज करता हूँ, तो फंक्शंस आर रीयूजेबल। एक बार लिख दिया, कितनी भी बार में यूज कर सकता हूँ। जैसे कि ये एक छोटा सा कोड है जो 1 से 20 तक गिनती करता है ना, प्रिंट। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया फंक्शन बनाता हूँ, प्रिंट काउंटिंग। ठीक है, और लो, अब एक फंक्शन के अंदर तुमको कोई लिमिट नहीं होती है। तुम एक फंक्शन के अंदर चाहे लूप चलाओ, चाहे वेरिएबल्स बनाओ, चाहे इफ एल्स लगाओ, चाहे कुछ भी करो। ठीक है, तो अब मेरे पास एक फंक्शन है जो क्या करता है, 1 से 20 तक गिनती प्रिंट कर। ठीक है, मैंने कॉल कर दिया मेरे फंक्शन को, तो क्या होगा भाई, पाइथन ने एक फंक्शन बना दिया मेरे लिए प्रिंट काउंटिंग। जैसे ही मैंने कॉल किया, इसके अंदर का पार्ट रन होना चालू हो गया। इसके अंदर एक लूप था जिसने 1 से 20 तक गिनती प्रिंट करा दी। तो मेरे लिए क्या होगा, 1 से लेकर 20 तक गिनती प्रिंट हो जाएगी। हो जाएगी ना, 1 से 19 तक लगा लो, आइडिया समझ में आना चाहिए। अब मेरे को यही चीज मान लो 5 बार करनी है, 2 3 4 5। क्या मेरे को फोर लूप रिपीट करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। आप बोलोगे सर 5 बार फंक्शन तो कॉल करना पड़ा, दोनों में डिफरेंस है। अभी हमने छोटा सा एग्जांपल लिया है सिर्फ गिनती प्रिंट करने का, इसलिए इजी लग रहा है, 5 बार लूप लिख दूंगा सर में। मान लो मैं बोल दूं यही चीज मेरे को 50 बार करनी है, तो 0,50, ये लूप 50 बार चलेगा, और ये फंक्शन कितनी बार कॉल हो जाएगा, 50 बार कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शंस बहुत कुछ इजी करते हैं। ठीक है, अभी के लिए मान के चलो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, बट फंक्शन बनाना और कॉल करने में कोई दिक्कत हो, कोई समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन आ रहा हो कि ऐसा कर दूं तो वैसा कर दूं, तो फुल क्लियर गुड है। अब फंक्शन बनाते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे सम नाम का फंक्शन है, बना बनाया है पाइथन के अंदर, ए बराबर से 2,2,3 प्रिंट करा देता हूँ मैं सम। ठीक है, क्या आएगा, ये आएगा। 6। अब मान लो मैं खुद
बना दूं सम नाम का फंक्शन है तो, ठीक है। पाइथन में ये चीज अलाउड है कि अगर कोई फंक्शन लैंग्वेज के पास ऑलरेडी है और मैं उसको दोबारा डिफाइन कर दूं तो ये पॉसिबल है, इट इज अलाउड। बट इससे होता क्या है, सम की फंक्शनैलिटी बिगड़ जाती है। लेट्स से आई इन न्यू सम फंक्शन, देखो प्रिंट कराता हूं मैं सम, यहां तक सही काम करेगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने एक फंक्शन बना दिया सम नाम से। अब पाइथन क्या करेगा, तो खुद के पास उसका सम है उसका कोड तो हटा देगा और जो मैंने लिखा उसको लगा देगा उसकी जगह पे। इसका यूज केस भी होता है कई जगह पे, क्योंकि मेरे को डिफॉल्ट फंक्शनल की बिहेवियर चेंज करना है तो वो मैं कर सकता हूँ, पाइथन में अलाउड होता है। बट इसके नुकसान भी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ए का सम निकाला, निकल जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली सम फंक्शन पाइथन का बना बनाया है। यहाँ पे मैंने खुद बनाया सम फंक्शन जो कि सिर्फ एक लाइन प्रिंट करता है। अब मैं सम को कॉल करूंगा तो मुझको एरर आएगी। क्या एरर आई कि भाई सम, कुछ भी एरर आई, एरर को हम बाद में हैंडल करते हैं, बट सम पुराने जैसा नहीं रहा। सम पुराना वाला होता तो मेरे को 6 देता आउटपुट। तो यहां से हमको किस चीज का ध्यान रखना है कि वो फंक्शंस जो पाइथन में बने हुए हैं उस नाम से हम अपना खुद का कोई फंक्शन ना बनाएं, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा सम वाले एग्जांपल्स में एक ऐड नाम का वेरिएबल लेके चलता हूं, सम नाम का वेरिएबल नहीं लेता, क्योंकि सम ऑलरेडी बुक है पाइथन पे। तो ये याद रखना, ऐसी गलतियां बहुत आती है और समझ में भी नहीं आती कि सर मैंने गलती करी क्या है। भाई हमने डिफॉल्ट सम फंक्शन को ओवरराइड कर दिया, ये एक याद रखने वाली चीज़। अगर मैं खुद का प्रिंट फंक्शन भी बना दूंगा तो भी पाइथन मेरे को नहीं रोकेगा, बट इसके बाद कभी भी प्रिंट फंक्शन काम ही नहीं करेगा, क्योंकि भाई मैं इतना, हम लोग अभी एडवांस नहीं हुए कि प्रिंट फंक्शन का कोड खुद लिख दे। अगर तुमको देखना है तो प्रिंट फंक्शन का कोड कैसा दिखता है, क्या पड़ेगा। एक्चुअली पाइथन सी लैंग्वेज में लिखी है तो हमको ढूंढना पड़ेगा जाके कि इसमें क्या लिख रखा है। बट हाँ, ये चीज याद रखना, जो फंक्शन डिफॉल्ट है पाइथन के उस नाम से कोई फंक्शन मत बनाना। सर ये मतलब चल तो जाएगा लेकिन एक चल बार यूज जाएगा, होगा बस। देखो चल जाएगा, लेकिन अब दिक्कत क्या है, मैंने प्रिंट फंक्शन के कॉल करने पे क्या कर दिया, ये लाइन प्रिंट करेगा। तो अब मैं प्रिंट फंक्शन जैसे ही कॉल करूंगा तो वो क्या करेगा, ओके हाँ। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ देखो, प्रिंट फंक्शन कॉल यहाँ पे पाइथन के पास खुद का प्रिंट था, बढ़िया चल रहा था। जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना खुद का प्रिंट फंक्शन डिफाइन किया तो पाइथन ने अपने वाला हटा के मेरे वाला रख दिया। और अब जब मैं प्रिंट फंक्शन को, भाई यहाँ तो कॉल किया ही है लेकिन इस फंक्शन के अंदर भी तो प्रिंट फंक्शन ही कॉल किया है, अरे बताओ सर। तो वो फंक्शनैलिटी ही नहीं रही उसके पास डेटा डिस्प्ले कराने की, इसलिए वो फेल हो गया यहाँ आके। तो याद रखना, जो बने बनाए फंक्शन है उस नाम से अपने खुद के फंक्शंस मत बनाना। अब ये फंक्शन किस किस को समझ में आ रहा है, आई थिंक अब तो सबको सब समझ में आएगा। अगर मैं वापस थ्योरी पे चलूँ तो अब इस चीज को समझो, ऑर्गेनाइज्ड है क्योंकि डेटा चंक्स में होता है, रीयूजेबल है क्योंकि एक बार लिख दिया 50 बार यूज कर लिया, इजियर टू रीड एंड डीबग। अब कुछ गड़बड़ होती है तो सिर्फ मेरे को उस फंक्शन में ही जाके देखना है। ये थोड़ा हमको जब समझ में आएगा जब मैं एक ही फाइल के अंदर 4-5 फंक्शन बनाऊंगा। आगे चल के हम ऐसा करेंगे, फंक्शन बनाया इस फाइल में लेकिन यूज करूंगा दूसरी किसी फाइल में, तो तब भी ये चीज हमको काफी इजीली समझ में आएगी। बट बेसिक्स सबका क्लियर हो गया अभी ना, कि फंक्शंस कैसे बनते हैं, कैसे उनको कॉल करते हैं और कैसे उनको यूज करते हैं। सेम पार्ट थोड़ा डिटेल थ्योरी में है कि डेफ इज ए कीवर्ड जो पाइथन को सिग्नल देता है कि हम अपना नया फंक्शन बना रहे हैं। अगर तुम्हारे पास इस नाम से कोई है तो उसकी वैल्यू बदल दो, या फिर मेरे लिए नया फंक्शन बना दो।
फिर हमारे फंक्शन का नाम होता है। फंक्शन के नाम देने में भी हम सेम नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं जो हम वेरिएबल का नाम देते टाइम करते हैं कि इट शुड नॉट बी ए कीवर्ड, it should not start with numeric numbers, it should not have anything other than underscore। और एक प्रिकॉशन हम खुद की तरफ से लेके चलते हैं कि फंक्शन का नाम हम ऐसा कुछ ना रख दे जो ऑलरेडी पाइथन के पास है, ठीक है। और लास्ट होता है ये छोटी ब्रैकेट और कोलन कि भाई ये सिंटैक्स का पार्ट है, हमको लगाना पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन को कॉल करने की। बहुत सिंपल है, सीधा फंक्शन का नाम लो और वो कॉल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक छोटा एग्जांपल रखा है, फंक्शन का नाम है ग्रीट और मैंने इसको कॉल किया तो क्या प्रिंट होगा, वेलकम टू पाइथन फंक्शन, ठीक है। ये प्रोग्राम सबको समझ में आया। अब मेरे को ये बता दो, क्या ये एक सही फंक्शन नाम है? ये साला VS कोड खुद ही लाल कर देता है। अच्छा, क्या ये सही फंक्शन नेम है? यस सर। क्योंकि ये एक फंक्शन का नाम हो सकता है, इट्स कम्प्लीटली फाइन नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखते हुए चलना है। अब अगला कंसेप्ट हमारा क्या होता है सर, प्रिंट फंक्शन जो है ये तो ब्रैकेट में कुछ एक्सेप्ट भी करता है, जो मैं इसको दूं प्रिंट करा देगा ये तो, है ना। हम फंक्शन हमने पढ़ा, ये भी आर्ग्यूमेंट में कुछ लेता है। लेंथ फंक्शन कुछ लिखा हमने, इसको भी हम बता सकते हैं कि भाई इसकी लेंथ बता। तो ये कैसे पॉसिबल है, मैं फंक्शन को डेटा पास कैसे करूंगा? ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इनको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स। बेसिक फंक्शंस बना के ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, घर से। आप कोई क्वेश्चन है तो बताओ। सर इसका वो पाइथन का एक फ्रेमवर्क होता है ना, एक लाइब्रेरी होती है फ्रेमवर्क, फ्लास्क क्लास फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क। हाँ सर, वो किस में यूज आता है? वेबसाइट बनाने के काम आता है फ्लास्क, जैसे कि अपना मतलब एक रिएक्ट हो गया। एक तो मतलब ये तो बैकएंड में वर्क आता है ना मतलब फ्लास्क फुल मतलब स्टैक कर सकता है। फ्लास्क इज यूज टू बिल्ड द फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। और जो दूसरा है फास्ट एपीआई, ये बैकएंड में सबसे ज्यादा यूज होता है। जब फ्लास्क अरे दोनों अरे कर अरे, सकता है, फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी? हाँ फ्लास्क दोनों कर सकता है, फ्रंट एंड भी बैक एंड भी। बट ज्यादातर हम इससे फ्रंट एंड ही कराते हैं क्योंकि बैक एंड के लिए फास्ट एपीआई काफी स्ट्रॉन्ग है। और ये दोनों ही तब यूज हम लेते हैं जब हम लाइक लेट्स से एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहा है जिसके 10 से 12 हज़ार या मान लो लेट्स से 2-2.5 लाख तक यूजर है, बस इससे ज़्यादा यूजर में ये इशू करता है। इशू करता है मतलब थोड़ी पाइथन की लिमिट्स वहाँ पे आती है। उसके लिए हम जेंगो फ्रेमवर्क यूज करते हैं। इसको चाहे तुम 1 करोड़ यूजर दे दो चाहे 2 करोड़ यूजर दे दो, इंस्टाग्राम पूरा जेंगो पे बना हुआ है। अब मे बी उन्होंने नेक्स्ट या रिएक्ट पे शायद शिफ्ट किया है, बट इंस्टाग्राम पूरा जेंगो पे बना था इनिशियली। सर हम कौन सा हम फ्लास्क ये है? दोनों फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, फ्लास्क भी पढ़ेंगे, फास्ट एपीआई भी पढ़ेंगे, और जेंगो का हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि 2 फ्रेमवर्क पढ़ने के बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि तीसरे में क्या है, इसलिए हम दोनों को लेके चलते हैं। सबसे पहले हम फ्लास्क पढ़ेंगे ताकि हमको फ्रंट एंड बैक एंड क्या है, डेटाबेस क्या है, एपीआईज क्या है, थोड़ा क्लियर हो। उसके बाद हम फास्ट एपीआई पढ़ेंगे ताकि इस टाइम तक बेसिकली ये समझ लो आपका फ्रंट एंड में वो चल जाएगा, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में। तो फास्ट एपीआई से हम एपीआई बनाएंगे और रिएक्ट से उसको इंटीग्रेट करेंगे। उसमें हमारी कंबाइंड क्लास भी होगी जिसमें हम दोनों ही लाइक भास्कर सर और मैं दोनों एक साथ क्लास लेंगे। आप इंटीग्रेट करोगे फ्रंट एंड और बैक एंड। Okay. जैसे ये एक वेबसाइट है, अ, अ, ये पूरी वेबसाइट फ्लास्क पे बनी हुई है। होम पेज से लेके लॉगिन से लेके रजिस्टर तक ये पूरा फ्लास्क में बना हुआ है। और अभी जो चल रहा है फ्लास्क की क्लास में, बैच अप्रैल
सर दोनों इंटीग्रेट होती है, रिएक्ट भी इंटीग्रेट होती है उसके अंदर, फ्लास्क इंटीग्रेट होती है। फ्लास्क नहीं, फास्ट एपीआई। अब फास्ट हाँ, देखो फ्लास्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसको रिएक्ट वगैरह किसी की जरूरत नहीं है फुल स्टैक बनाने के लिए। फास्ट एपीआई के लिए हमको रिएक्ट वगैरह चाहिए, क्योंकि फास्ट एपीआई डिजाइन किया गया था इसलिए कि तुम उसको डायरेक्टली एआई वगैरह में यूज कर सको। ये अभी जो है हम चल रहा है अभी लाइक जो प्रोजेक्ट पर क्लास के अंदर, अभी में भी उनकी आई गेस 15 क्लासेस हुई है। बट हाँ, क्लास फॉर फास्ट एपीआई देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लास इज ए फ्रेमवर्क जो दोनों काम कर सकता है, बैकएंड का भी और फुल स्टैक का भी। ठीक है, ये डिज़ाइन दोनों के लिए किया गया है। फास्ट एपीआई के नाम में ही एपीआई है यार। ये डिज़ाइन किया गया था, अपने लैंग चेन वगैरह नाम सुना है, लैंग चेन या एआई में रैग मॉडल वगैरह ऐसा कुछ, इन सब। हाँ, सर मैंने ओलामा का नाम सुना है। ओलामा इज लाइक, हाँ ओलामा का बोल सकते हो, लेकिन ओलामा आपको हार्डकोड एपीआई देता है, कोई यूआई इंटरफेस नहीं देता। उसके लिए आप फास्ट एपीआई यूज कर सकते हो। और सो ये मेनली माइक्रो सर्विसेज के लिए डिजाइन किया गया था। इसके बाद इन दोनों का वही है कि भाई जब तक तुम्हारे पास इजली है भाई, तुम्हारे पास 2.5-3 लाख 4 लाख 10 लाख तक यूजर है, आराम से दोनों हैंडल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम इससे बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हो तो तुम जेंगो सीखो। जेंगो सीखो मतलब जेंगो यूज करो, क्योंकि इनमें हमको बहुत चीज़ें मैनुअल सेटअप करनी पड़ती है, डेटाबेस मैनुअल सेटअप करना पड़ता है, सिक्योरिटी मैनुअली सेटअप करनी पड़ती है। जेंगो में ये सब ऑलरेडी आता है। हम मेनली ये दोनों पूरा पूरा पढ़ेंगे, फास्ट एपीआई और फ्लास्क। इसका हम स्टार्ट करेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर कुछ नया नहीं। पाइथन खत्म होगी एक बार, उसके बाद ही चालू करेंगे फ्रेमवर्क, क्योंकि उससे पहले समझ में नहीं आएगा।